हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉपिक है यह आपके बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। और हमने आपको पिछले वीडियोज में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में हमने आपको बताया था। जो आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस था उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपके सेकंड सेमेस्टर में बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जूलॉजी के जो पोर्शन है उसमें जो जूलॉजी पेपर का जो नाम है वह बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी है। और हम बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी पहली यूनिट जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है। तो इस बायोमॉलिक्यूल्स को हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो पहला जो टॉपिक है वह कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आज से हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके आगे जो भी टॉपिक्स इसके बाद जो रहेंगे उसको हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। या क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सब से मिलकर बने रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एक प्रकार के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने रहते हैं। इसे हम लोग सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। सैकराइड का मतलब होता है दैट कंटेन शुगर, यानी कि यह शुगर को कंटेन करता है। इसे शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये इसका स्वाद जो होता है स्वीट होता है, तो इसलिए इसे शुगर भी बोलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली रूप से में देखें तो केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं जो कि वो हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करते हैं। तो ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो ये जो कीटोन को कंटेन करते हैं या फिर जो एल्डिहाइड को कंटेन करते हैं, तो उसे जो इसका पोर्शन एल्डिहाइड को कंटेन करता है उसे हम लोग एल्डोज बोलते हैं। और इसके अलावा जो कीटोन को कंटेन करता है उसे कीटोज बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में एक प्रकार का यह क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक प्रकार का है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। लगभग हमें 60 to 80% जो टोटल एनर्जी होती है पर डे में, ये कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा हमें मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा योगदान है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने रहते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने रहते हैं। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा कार्बन भी हो सकते हैं। और यह जो होते हैं मेन सोर्स होते हैं एनर्जी का। लगभग 60 to 80% टोटल एनर्जी पर डे जो होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। यह लगभग बॉडी के 2 to 3% बॉडी मास के होते हैं और लगभग 300 to 400 ग्राम में पर डे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से यह हमें 4 किलो कैलोरी ग्राम एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इसे मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है वो शुगर होता है, दूसरा जो होता है नॉन शुगर होता है। जो कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि शुगर के अंतर्गत रखे जाते हैं और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो नॉन शुगर होते हैं। जो नॉन शुगर होते हैं उन्हें हम लोग पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। और शुगर जो होते हैं, शुगर दो प्रकार के होते हैं। एक मोनोसैकेराइड होता है, इसमें एक मोनोसैकेराइड होता है, एक ओलिगोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एल्डोज और कीटोज, जिसको हम भी आपको अच्छे से डीपली बताएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा सा डीपली करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मेनली ये क्लासिफाइड किए जाते हैं टू ब्रॉड ग्रुप में, जो कि शुगर्स एंड नॉन शुगर, जिसे हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। जो शुगर्स होते हैं, शुगर आर स्वीट, ये स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो शुगर्स होते हैं आपके, ये वाटर में सॉल्युबल्स होते हैं और ये देयर मॉलिक्यूलर वेट जो होता है या फिक्स रहता है या पार्टिकुलर कंपाउंड का होता है। और ये इसे हम लोग फर्दर कई दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसके पहले ग्रुप की बात करें तो इसका पहला जो ग्रुप है वह मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जो कि जिसमें द मोनोसैकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स
और कीटोन विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलिसिस, यानी कि मोनोसैकेराइड ऐसे होते हैं जिसको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं। मोनोसैकेराइड का मतलब है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैकेराइड ये होता है, सबसे छोटा सैकेराइड का सबसे छोटा पार्ट होता है, तो इसे हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं और इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। और दे मे अगेन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कार्बोनिल ग्रुप, या कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो इसमें कार्बोनिल ग्रुप है वह एल्डोज है। एल्डोज का मतलब हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि अगर ये उसके पास कार्बोनिल ग्रुप के पास अगर एल्डिहाइड रहेगा तो उसे हम लोग एल्डोज बोलेंगे, अगर वहीं पर कीटोन रहेगा तो उसे हम लोग कीटोज बोलेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर अगर 3 कार्बन एटम है या 4 कार्बन एटम है या 5 कार्बन एटम है या 6 कार्बन एटम है, इसके आधार पर इसे डिवाइड किया जाता है। तो यह एक प्रकार का बेसिक इंट्रोडक्शन हम आपको बता रहे हैं। फर्दर हम जो मोनोसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड या जो पॉलीसैकेराइड है इसको हम फर्दर आगे और डीपली आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस मोनोसैकेराइड की बातें हो गई, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर दिया जाए तो इसमें जो 3 कार्बन अगर रहेंगे और इसके अलावा 4 कार्बन 5 कार्बन, जिससे कार्बन एटम के आधार पर इसे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो शुगर का जो अगला पार्ट है वह ओलिगोसैकेराइड है। अगर हम ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ये जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं दीज यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड, यह 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड को यील्ड करते हैं, देते हैं। और हाइड्रोलिसिस होने के बाद यह 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड को देते हैं, तो इसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत रखते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस। यानी कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद यह 2 से लेकर 2 to 10 मोनोसैकेराइड को देते हैं, तो इसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। और इसे फर्दर कई सब ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे इसको पहले इसको फिर एक बार डिवाइड किया गया जो कि डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड के बाद फिर ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड के बाद टेट्रासैकेराइड। इसके सैकेराइड्स के नंबर यानी कि शुगर के नंबर के आधार पर इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो ये जो होते हैं ओलिगोसैकेराइड आपके, ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड को, ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड को कंटेन करते हैं। आपके जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड को कंटेन करते हैं। आफ्टर ऑन हाइड्रोलिसिस होने के बाद यह 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल को कंटेन करते हैं और इसी के आधार पर इसे सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड किसके नंबर के आधार पर, मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सैकेराइड, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सैकेराइड के आधार पर इसे फर्दर डिवाइड किया गया है, जो कि डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड में और इसके अलावा ट्राइसैकेराइड के बाद जो अगला है वह टेट्रासैकेराइड है। तो इसको हम देख लेते हैं। पहला जो है इसमें डाइसैकेराइड क्या होता है, दी डाइसैकेराइड आर शुगर विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मोल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड, यानी कि ये जो डाइसैकेराइड होते हैं ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 मोल सेम या डिफरेंट मोनोसैकेराइड को देते हैं, यानी कि 2 मोल्स ऑफ ये सेम या डिफरेंट मोनोसैकेराइड को देते हैं, तो इसे हम लोग डाइसैकेराइड बोलते हैं। एग्जाम्पल में सुक्रोज हो गया, सुक्रोज में जैसे सुक्रोज जो होता है इल्ड 1 मोल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड एल्डोहेक्सोज एंड फ्रक्टोज, जो कि कीटोहेक्सोज ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज क्या करता है वह एक ग्लूकोज को देता है जो कि इसमें एल्डिहाइड का पोर्शन रहता है, उसे एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। और इसके अलावा फ्रक्टोज जो रहता है जिसमें कीटोन का पोर्शन होता है तो उसे हम लोग कीटोहेक्सोज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दी गई हैं जिसको आप देख सकते हैं। माल्टोज है, माल्टोज में वाटर को जोड़ने के बाद ये ग्लूकोज बनता है। इसके अलावा सुक्रोज जो है, सुक्रोज में वाटर जोड़ने के बाद ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनता है। इसके अलावा अगर हम ट्राइसैकेराइड की बात करें, ट्राइसैकेराइड क्या होते हैं, यानी कि इसमें सैकेराइड के जो नंबर है वो 3 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 3 मोल जो रहेगा वह मोनोसैकेराइड या डिफरेंट इसमें जुड़ेंगे, तो इसी यहाँ पर ये ट्राइसैकेराइड को फॉर्म करेंगे। दीज गिव 3 मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, या 3 मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड को कंटेन करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होने के बाद 3 मोल्स ऑफ
मोनोसेक्राइड को कंटेन करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होने पर यह 3 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड को कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे रेफिनोज हो गया। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर टेट्रासाइक्राइड की बात करें तो दीज गिव 4 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। या हाइड्रोलिसिस होने के बाद 4 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड को देता है। तो इसे हम लोग टेट्रासाइक्राइड बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे टेट्रोएज जो है, जो कि यहाँ पर फार्मूला इसका दिया गया है। तो हमने बताया जो आपका ये मोनोसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड है, इसमें जो आपके सेक्राइड्स के नंबर हैं, यानी कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्राइड है वो आपका मोनोसेक्राइड है। अब आपका जो मोनोसेक्राइड है उसमें क्या था कि जो इसके सेक्राइड के नंबर जो क्या थे, किस प्रकार थे मोनोसेक्राइड में आपके थे कि इसमें इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद या तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा या कीटोन ग्रुप मिलेगा, तो जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। तो इसको अगर एल्डोज वाला अगर एल्डिहाइड का ग्रुप मिलेगा तो उसे हम लोग एल्डोज बोलेंगे, और कीटोन का ग्रुप मिलेगा तो उसे हम कीटोज बोलेंगे। तो उसके ग्रुप के आधार पर इसके फर्दर डिवाइड किया गया है। वहीं पर आपका जो ओलिगोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड में क्या था कि इसमें 2 से लेकर 10 यानी कि 2 to 10 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स आपस मिलकर उनका हाइड्रोलिसिस होने के बाद ओलिगोसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। और आपका जो ओलिगोसेक्राइड रहता है वो फर्दर 3 भाग में डिवाइड रहता है। पहला डाइसेक्राइड, और दूसरा ट्राइसेक्राइड, और अगला जो आपका है टेट्रासेक्राइड। तो आपका जो ये ओलिगोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड को जब हम दूसरे भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे डाइसेक्राइड में क्या होता है कि इसका जो इसमें होता क्या है कि डाइसेक्राइड ऐसे शुगर्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 मोल्स जो सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड को देते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो सेक्राइड्स होते हैं उसे हम लोग डाइसेक्राइड बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि जो आपके डाइसेक्राइड होते हैं वो ऐसे सेक्राइड होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 मोल्स ऑफ सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड को देते हैं, तो उसे हम लोग डाइसेक्राइड बोलते हैं। तो दी डाइसेक्राइड आर शुगर विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मोल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड और कॉल्ड एज डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड ऐसे सेक्राइड्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 मोल्स या डिफरेंट मोल्स जो होते हैं वो सेक्राइड को देते हैं, तो मोनोसेक्राइड को देते हैं, तो उसे हम लोग डाइसेक्राइड बोलते हैं। तो दी डाइसेक्राइड ऐसे होते हैं जो कि 2 मोल्स सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड को देते हैं, तो उसे हम लोग डाइसेक्राइड बोलते हैं। और इसमें एल्डोज का फॉर्म रहे तो उसे एल्डोहेक्सियोज बोलेंगे, और कीटोन का फॉर्म रहेगा तो उसे कीटोहेक्सियोज बोलेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस होने के बाद। इसके अलावा जो अगला आपका है ट्राइसेक्राइड है। ट्राइसेक्राइड में क्या था कि यह क्या करता है, यह 3 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड को देता है। यहाँ पर बातें क्या थी कि यहाँ 2 मोल्स ऑफ सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड को देता था, तो उसे हम लोग डाइसेक्राइड बोलते थे। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता था, 3 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड जो मिलता है ऑन हाइड्रोलिसिस होने के बाद 3 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिलता है, तो उसे हम लोग ट्राइसेक्राइड बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेट्रासेक्राइड जो है यह 4 मोल, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रासेक्राइड का मतलब यहाँ पर होगा कि इसमें 4 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड ऑब्टेन होगी, जिसे हम लोग टेट्रासेक्राइड बोलेंगे। तो ये हो गई बात आपकी शुगर्स में आपका जो ये मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड था उसके बारे में। इसके अलावा अगर हम और दूसरे नॉन शुगर की बात करें, नॉन शुगर का मतलब अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें, हमने आपके शुगर के अंदर बताया था कि शुगर के अंतर्गत मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड आते थे। तो मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड को हमने बता दिया जो कि मोनोसेक्राइड जो था वह एक सिंपल फॉर्म था। मोनोसेक्राइड की अगर हम बात करें तो यह एक क्या था, सिंपल फॉर्म था। लेकिन वहीं पर आपका जो ये ओलिगोसेक्राइड था, ओलिगोसेक्राइड को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जैसे डाइसेक्राइड था, डाइसेक्राइड में 2 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड या तो ये सेम होंगे या तो ये डिफरेंट होंगे, तो उसे हम लोग डाइसेक्राइड बोलते थे। वहीं पर आपका इसमें ट्राइसेक्राइड में क्या था, इसमें 3 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिलेंगे हाइड्रोलिसिस होने के बाद, तो उसे हम लोग ट्राइसेक्राइड बोलेंगे। और टेट्रासेक्राइड में क्या था कि ऑन हाइड्रोलिसिस ये 4 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिलेंगे, 4 मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड देंगे, तो इसे हम लोग टेट्रासाइक्राइड बोलेंगे। अगर हम नॉन शुगर की बात करें जिसे हम लोग पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, तो पॉलीसेक्राइड में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग चेन मेड अप ऑफ मोर देन 10
मोनोसैक्राइड, यानी कि इसमें मोर देन 10 मोनोसैक्राइड रहेंगे। वहाँ पर 2 to 10 मोनोसैक्राइड होते थे, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मोर देन 10 यानी कि अधिक से अधिक 10 मोनोसैक्राइड होंगे, तो उसे हम लोग पॉलीसैक्राइड बोलेंगे, क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल होंगे और एक्सेप्ट ऑफ स्टार्च व्हेन हीटेड, यानी कि स्टार्च को छोड़कर अगर हीट कर दिया जाएगा स्टार्च को तो वह मेल्ट कर जाएगा। तो इसके अलावा यह क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं इस ये स्वीट नहीं होते हैं, यानी कि इसमें स्वीटनेस नहीं पाई जाती, और यह ये सर्व मेनली एन एनर्जी रिजर्व फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यानी कि यह कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में एनर्जी रिजर्व एनर्जी के रूप में ये पाए जाते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, स्टोरेज फ्रॉम ग्लाइकोजन इन प्लांट, ग्लूकोज इन प्लांट, या ग्लूकोज स्टार्च जो रहता है वह ग्लूकोज के रूप में प्लांट में रहता है। जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, जितने भी लेग्यूम्स हो गई, यानी कि जितने भी आपकी दाल वाली फसलें हैं उसमें ये सब क्या रहता है, स्टोरेज के रूप में रहता है, रिजर्व फूड के रूप में रहता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन जो है आपका स्टोरेज फ्रॉम ए ग्लूकोज इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल सेल। ग्लाइकोजन जो रहता है यह स्टोरेज रहता है आपका ग्लूकोज, और एनिमल में ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है, कुछ ह्यूमन या लीवर एंड मसल सेल में यह स्टोर रहता है। इसके अलावा जो सेलुलोज होता है वह इनडाइजेस्टिबल होता है, इनडाइजेस्टिबल इन ह्यूमन, लैक ऑफ एंजाइम सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज जो रहता है वह ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन में सेलुलेज एंजाइम जो रहता है वह नहीं पाया जाता, तो इसकी वजह से जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन ह्यूमन में नहीं होता। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन प्लांट सेल वॉल, या प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कुछ फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, कुछ ग्रेन्स हो गए, कंट्रीब्यूट इन डाइटरी फाइबर्स हो गए, ये सब जो हैं इसमें सेलुलोज पाए जाते हैं। जो काइटिन्स होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं जो फंजाई की सेल वॉल होती है वह काइटिन की बनी होती है, तो यह फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई या फंजाई में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट वगैरह आते हैं, तो उनमें भी यह पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम और कुछ और प्लांट की बात कर लें, जैसे शुगर एल्कोहल कुछ होते हैं जिसे हम पॉलीलोच बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव दैट हैव ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, अटैच इन द ईच कार्बन एटम यूज्ड एज शुगर सब्स्टिट्यूट, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है जो कि कार्बन एटम पर अटैच होता है, तो उसे हम लोग शुगर सब्स्टिट्यूट के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सॉर्बिटॉल हो गया एप्पल एंड पियर्स में जो कि पाया जाता है, और इसके अलावा जाइलिटोल हो गया फ्रूट्स जो कि बेरीज वगैरह आपकी हैं उसमें पाई जाती हैं, और इसके अलावा वेजिटेबल कुछ हो गया मैनिटॉल जो कि एक सिंथेटिक फाइबर के रूप में होता है। तो ये सब जो है ये जो है एक कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स के रूप में है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट हैं कार्बोहाइड्रेट के। इसके अलावा इसका यूज स्वीटनर्स के रूप में किया जाता है, जैसे जो भी आपको शुगर फ्री चीज़ें मिलती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, और इसके अलावा यह कुछ कैलोरीज एनर्जी भी देता है, और यह जो कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रूप में यह दिखाया गया है। और इसके अलावा कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, देखिए मेनली डाइटरी फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हमारा जो इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो कैसे होते हैं, नॉट डाइजेस्टिबल होते हैं, डाइजेस्टिबल नहीं होती। जो आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो डाइजेस्टिबल नहीं होते हैं, पॉलीसैकेराइड ही होती हैं, दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट, जो कि प्लांट में स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रदान करते हैं। जो कि इसमें डाइटरी फाइबर जो पाए जाते हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रदान करते हैं, लेकिन वो ह्यूमन के अंतर्गत पूरी तरीके से डाइजेस्टेबल नहीं होते, लेकिन उनका ह्यूमन के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। जैसे एग्जांपल में जैसे सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन हो गया, लेग्निन हो गया, ये सब जो हैं ये ह्यूमन में पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते, नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन इनका जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन डाइजेशन, इंटेस्टाइन में को ये क्लीन करने में हेल्प करते हैं। और बल्क में जो स्टूल्स होते हैं ये मतलब डाइजेशन में बल्क के रूप में हेल्प करते हैं, और बाद में ये इनका डाइजेशन नहीं होता तो ये स्टूल के द्वारा ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, और यह इंटेस्टाइनल हेल्थ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो हमें एक छोटी सी वीडियोज में हमने आपको पूरे जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको हमने बता दिया।
आने वाली वीडियोज में हम इसको एक एक करके जो मोनोसैकराइड हो गए या फिर जितने भी इसमें सैकराइड हैं, मोनोसैकराइड से लेकर ओलिगो और जो आपका पॉलीसैकराइड है, इसको हम और डीपली आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हम आप हमारे यूट्यूब चैनल, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।